अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद शाज़र मेहदी। मेरी सेहत के प्लेटफ़ॉर्म से हम सब की ईद की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है, मेरी सेहत के ऊपर पेशेंट अवेयरनेस ड्राइव, जिसमें आपको शुगर के हवाले से और कार्डियोलॉजी की जो डिफरेंट डिज़ीज़ होती हैं, कार्डियोमेटाबॉलिक डिज़ीज़ होती हैं, उसके हवाले से हम आपके जो सवालात होते हैं, उनके जवाबात कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हो या कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हो, फिजिशियंस हो या कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनसे जवाबात आपके ले रहे होते हैं। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेता चलूँ, मेरे साथ इस वक़्त जो मेरे को-होस्ट मौजूद हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट मैनेजर मिस्टर अमाद हुसैन साहब, जो कि इस टॉक शो को मेरे साथ आगे लेके चल रहे होंगे। उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अपने एस्टीम्ड पैनलिस्ट की बात करूँ, जो हमारे पास इस वक़्त गेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अगर मैं डायबिटीज़ के सेगमेंट से बात करूँ, तो हमारे पास 2 लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस्लामाबाद से, जिसमें से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डॉक्टर मदीहा नज़र हमारे पास मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और ये इस्लामाबाद की लीडिंग डायबिटोलॉजिस्ट हैं। उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ एंडोक्राइन सेगमेंट से, तो कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद हैं जनाब अदनान ज़ाहिद साहब। उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ पल्मोनोलॉजी वाले सेगमेंट से, तो कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं, डॉक्टर रिज़वान अतहर। इस चीज़ के साथ-साथ हम बात करें अगर दिल के अमराज़, ज़ाहिर-सी बात है, हम जब गोश्त की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, दिल के अमराज़ के लिए माहिर अमराज़ क़ल्ब जो हमारे पास इस वक़्त मौजूद हैं, डॉक्टर कुरबान हुसैन, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाबात जो हैं, वो दे रहे होंगे। थैंक यू सो मच आप तमाम हज़रात का कि आपने अपने कीमती वक़्त में से हमें इम्पोर्टेंट टाइम इस टॉक शो के लिए, पेशेंट अवेयरनेस ड्राइव के लिए दिया। हज पे जाकर हम हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, वो ये होता है कि भाई दवाएँ सारी लोग साइड पर लेकर जाते हैं आते, लेकिन हम तो अल्लाह के घर पे जा रहे हैं और वहाँ पे दवाएँ इस्तेमाल नहीं करते। और फिर खुदा न ख़ास्ता मसले मसाइल का भी सामना करना पड़ता है कहीं न कहीं। तो क्या ऐसा होता है? और आपको, आप एज़ अ डॉक्टर, बीइंग कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आप शुगर के मरीज़ों को ख़ास तौर पे क्या सजेशन दें? देखिए, इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि सब लेके जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, फिर आपने हज कैंप जाना होता है, वहाँ पे वो सील करते हैं और इंसुलिन्स की एक अलग रिकमेंडेशंस हैं, वो भी लेके जाते हैं, लेकर तो चले गए। अब ये मैटर करता है कि आपकी शुगर किस स्टेज पर है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, आया मरीज़ खाली टैबलेट्स के साथ कंट्रोल कर रहा है। जो यूनिवर्सली है, एक तो पहली बात है, अगर किसी को शुगर का मर्ज़ है, तो उसने उसकी दवाई खानी है, इंसुलिन लगानी है, तभी शुगर कंट्रोल रहेगी। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक माइल्ड सी शुगर या इनिशियल आपकी लाइक अर्ली किसी को ऑनसेट डायबिटीज़ है, माइल्ड सा उसका HbA1c 6.5, 7.5 वेरी कर रहा है, वो एक सिंगल टैबलेट पर है, वो वहाँ जाता है, यंग पेशेंट है, उधर क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है आपकी और वो सब काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिविटी रहती है, एक आपके लिए अलावा वो सारे जो हज के जो फ़राइज़ हैं, वो पूरे करने हैं। अब इसको अगर वो अपनी डेली एक्टिविटी उसकी इतनी स्ट्रेनुअस है और उसमें और उसके साथ बैलेंस कर देता है, तो ठीक है, ऑन एंड ऑफ अगर वो उसको उसको थोड़ा-सा एक मार्जिन है, अगर वो पेशेंट खुद अपना देखता है कि जी, मेरी शुगर स्टेबल है, वो उसको मॉनिटर करता है, क्योंकि मॉनिटरिंग का भी बड़ा रोल है, ठीक है? वो मॉनिटर करते हैं, अपने टारगेट्स उसके अचीव होते हैं। तो ये पेशेंट में भी या कैंडिडेट कि वो वक़्ती तौर पे उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकता है। लेकिन अब आप इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखें, वहाँ गए हैं, उधर के खाने मुख्तलिफ हैं, खजूरें बड़ी फ्रीक्वेंटली चलती होती हैं, तो जितनी वो एक्टिविटी है, अगर वो बैलेंस उसके जो उसने उससे बैलेंस की थी अपनी शुगर्स को, साथ उसने इनटेक बढ़ा दिया, तो अगेन बात तो उसी पर आ गई। तो ये पेशेंट भी है, उसका हो गया, इसने भी मेडिकेशन लेनी है। तो ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनमें थोड़ा-सा हम कहते हैं मार्जिन है, इनिशियल अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ है, HbA1c माइल्ड सा बढ़ा हुआ है, एक उस पे। उनके लिए जब इतना ज़रूरी है कि वो टैबलेट्स और उन्होंने अपनी मेडिकेशन ली थी, तो जस्ट इमेजिन एक पेशेंट है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। और मोस्टली हमारे जो ओल्ड एज पेशेंट वही लाइक मिडल एज टू ओल्ड एज पेशेंट दे यूजुअली ट्रैवल ना, अगर हम अपना वो देखें यंग हाजी तो थोड़े से रिलेटिवली कम पोर्शंस में होते हैं एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज पे, तो उनकी डायबिटीज़ तो वैसे ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन होती है कि जो इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट हैं या जो एडवांस डिजीज़ है या डायबिटीज़ विद कॉम्प्लिकेशंस है, कि उनमें तो ऑलरेडी मसाइल इतने ज़्यादा हैं, ऊपर से अगर वो शुगर का इस्तेमाल लाइक अब शुगर की दवाई का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करते, अपनी मॉनिटरिंग नहीं करते, इंसुलिन नहीं लगाते उसको, और बाय नेचर भी बाज़ दफ़ा इंसान कैजुअल हो जाता है। तो अगर आप कैजुअली इसको ट्रीट करेंगे, तो शुगर आपको बड़ा सीरियसली डैमेज करेगी। तो उसमें फिर यही होगा कि वो अपनी इंसुलिन स्किप करते हैं, अपनी मेडिकेशन स्किप करते हैं, शुगर उनकी हाई रहने लगती है, तो वो
ना सिर्फ उनकी एक शुगर तो खराब होगी, उनकी ओवरऑल वेल-बीइंग खराब होगी, ठीक है? उनकी हेल्थ खराब होगी और उस मौके पर जहाँ पे उन्हें चाहिए कि वो फुली फिट रहें, वो एक बीमारी एक तरह से अफ़ोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम है, बट इट्स अ वेरी प्रीशियस टाइम, ठीक है? दैट डिमांड्स जो उसमें आपकी जो वेल-बीइंग है, इट हैज़ टू बी एट योर टॉप, ठीक है? तो एक ऐसा बंदा जो हज करने जा रहा है, जिसको कोई मसला नहीं है, उसके लिए भी बाज़ दफ़ा क्योंकि मौसम इंटेंस है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर एक डायबिटीज़ का मरीज़ है, जो अपनी दवाइयाँ प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करता, खुराक में मियाना रवि नहीं करता, अपना शुगर मॉनिटर नहीं करता, तो उसके लिए डेफ़िनेटली कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरह अगर शुगर के साथ-साथ उनको किडनी इश्यूज़ हैं, हार्ट इश्यूज़ हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन का ख़्याल नहीं रखते, अगेन मसाइल तो हैं। अगर वो दिन की दवाइयाँ हैं या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, वो स्किप करते हैं, तो अगेन उसके भी मसाइल हैं। बीपी साथ यूजुअली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारे बहन-भाई हैं, आपस में साथ-साथ चल रहे हो। तो अगर वो शुगर के साथ-साथ अपनी ब्लड प्रेशर भी उनका शूट करता है, अगेन उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं कि अगर इसका ख़्याल ना रखा जाए, अपनी डाइट को मुनासिब रखना, प्रॉपर एक एक्टिविटी को उसके साथ बैलेंस आउट करना, प्रॉपर जो इंसुलिन है, उसको आप पेशेंट को हम अपना टीच करते हैं कि आपकी अगर लेट्स से एक्टिविटी ज़्यादा है, डाइट उस तरह से नहीं है, तो आप शुगर के अकॉर्डिंगली अपनी इंसुलिन को थोड़ा-सा टाइट्रेट कर सकते हैं। रादर मरीज़ का जी मेरी शुगर उधर लो हो जाने के चांस है और मैं तो इंसुलिन छोड़ दूँ, इंसुलिन ना छोड़ें। अगर आप 20 यूनिट लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो ब्लड शुगर्स, उसको आप 4 टू 6 यूनिट्स आप कम कर सकते हैं। बट अगेन वो शुगर चेक करेंगे तो पता चलेगा ना। हमारे यहाँ एक ये भी होता है कि जी मुझे लगा कि मेरी शुगर लो हो रही है, तो मैंने मीठी चीज़ खा ली या इंसुलिन छोड़ दी। ये तो लगना है ना, ये वो महसूस करना, इंटरप्रेट करना, ये हर बंदे का मुख्तलिफ है। तो ये चीज़ के हवाओं में इलाज से बेहतर है ऑलवेज़ इट्स रिकमेंडेड टू गो फॉर द डॉक्यूमेंटेड ब्लड शुगर। जो आपकी शुगर्स चल रही है उसके अकॉर्डिंगली अपनी इंसुलिन को, अपनी खुराक को एडजस्ट करें, ताकि आप आपकी वेलबींग बेहतर रहें, आप अपने हज के फ़राइज़ सही तरह से अंजाम दे सकें और ओवरऑल जो आपका जो जिस मकसद के लिए गए हैं, वो मैक्सिमम एफिकेसी के साथ, मैक्सिमम आउटकम के साथ आप उसको परफॉर्म कर सकें। और साहब बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कही कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की एक तरीके से बात हो गई कि डाइट का आपने ख़्याल रखना और सारी चीज़ें। क्या आप बाकी समझती हैं कि पेशेंट इसके ऊपर अमल करता है? अम, शुरू में तो नहीं करते जब हमारे पास आते हैं, लेकिन जब हम उनको बताते हैं डॉक्टर की काउंसलिंग, डॉक्टर का पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ हद तक मैं ये ज़रूर कहूँगी कि डॉक्टर्स जब बात कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी पेशेंट्स जो है ना वो एडवाइस लाइफ़स्टाइल के बारे में सुनना नहीं चाह रहे होते। और डॉक्टर्स के पास पेशेंट के आने की एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि वो एक दवाई लिख के देंगे और हमारी जिगर की चर्बी खत्म हो जाएगी और हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा, हमारी एपेटाइट कम हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा-सा हमें बाहर निकलना होता है। हमें आपकी डाइट की बारे में जो हम आपको बता रहे हैं, आप उसको सुनें और फिर उस पे अमल करने की कोशिश करें। तो ये दिस इज़ द ओनली वे दैट आप अपने आप को, अपने लाइफ़स्टाइल को हेल्दी बना सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी गोश्त की बात की आपने, तो बिल्कुल सर ने सही कहा कि बीफ जो है इज़ वेरी रिच इन सैचुरेटेड फैट और जो मटन है वो ज़रा उसमें सैचुरेटेड फैट कम होता है। फिर क्वांटिटी रिकमेंडेड 30 ग्राम्स अ डे, 30 ग्राम्स एक स्मॉल मीट का पोर्शन है जो कि आप ले सकते हैं डेली बेसिस पे। तो ये चीज़ है कि आप अपना मीट का इंटेक कम रखें, लेकिन याद रखें कि जब भी आप मीट को किसी चीज़ों के साथ मिला के पिए, लाइक आप फाइबर मिक्स कर देते हैं, आप उसके साथ सब्ज़ी ले लेते हैं, तो उसके साथ में आप दाल ले लेते हैं, ग्रीन सैलेड ले लेते हैं, तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर आप सिर्फ़ मीट का इंटेक रखेंगे, बाकी चीज़ें नहीं लेंगे, तो फिर आपको यूरिक एसिड में एलिवेशन भी मिलेगी और शायद थोड़ा बहुत आपके कोलेस्ट्रॉल में एलिवेशन भी आए। लीन मीट का कॉन्सेप्ट देना चाहिए। लीन मीट क्या है? लीन मीट ये है कि आपकी जो गोश्त का पोर्शन है, उसपे आपको चर्बी नज़र ना आए। आप उसको रिमूव करें, आप लीन मीट लें। वो ज़ और दूसरा ये कि मीट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, बीफ भी और मटन भी। हमारी पॉपुलेशन मेजॉरिटी आयरन डेफिशिएंट है, वुमेन भी और बाज़ औक़ात तो मेन, बच्चे ख़ास तौर पे मेन भी। तो मीट इंटेक इट्स गुड, ट्वाइस अ वीक आप ले लें, लेकिन उसकी क्वांटिटी मतलब ईद पे अगर बन रहा है, तो अगर आप पूरी प्लेट भर के खाएँगे, तो देन यू विल हैव पेन इन योर जॉइंट्स। इफ यू आर मतलब कि अगर आपको आप में टेंडेंसी है यूरिक एसिड बढ़ने की, तो एतदाल पसंदी, हर चीज़ थोड़ी। तो कार्डियोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो चर्बी की बात होती है कि गोश्त जब भी खा रहा होता है इंसान कि चर्बी चढ़ जाएगी और चर्बी जब चढ़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है मोटापा भी आता है। हम तो यही सुनते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? ये बात इतनी सिंपल नहीं है। मोटे गोश्त, छोटे गोश्त में एक चीज़ होती है सैचुरेटेड फैट। तो कहीं सैचुरेटेड फैट ख़ास तौर पे अगर आप फ्राई करते हो, तेल के साथ इस्तेमाल करते हैं,
तो वो डायरेक्ट आपके हार्ट पे जाता। मगर मोटापा फैट खाने से इंसान फैट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे रोटी और चावल ऐसी चीज़ खाने से बंदा मोटा हो जाता है। छोटा गोश्त मोटे गोश्त के बारे में मेरी ये राय है कि मॉडरेशन ज़रूरी है, यानी मियाना रवैया इख्तियार करना चाहिए। हमारी गाइडलाइंस कहती हैं कि मोटा गोश्त, छोटा गोश्त एक बार हफ्ते में आप खा सकते हैं, इतनी तक गुंजाइश है। और उसको तैयार करने का तरीका भी आप ऐसा इख्तियार करें कि तेल कम इस्तेमाल करें। जब आप खाएँगे तो उसके बाद आप थोड़ा चलें-फिरें, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करें, तो उसका असर कम होगा, उसका नेगेटिव असर कम होगा, उसका पॉज़िटिव असर है। गोश्त के अंदर सिर्फ़ फैट नहीं है, उसके अंदर प्रोटीन भी है। तो प्रोटीन ज़रूरी है, आपके मसल को बनाती है और सेहत के लिए ओवरऑल अच्छी है। तो एकदम से मैं ये नहीं कहूँगा कि मोटा गोश्त, छोटा गोश्त आपकी सेहत के लिए ख़राब है। आप 1 बार खा सकते हैं हफ़्ते में, 2 बार खा सकते हैं हफ़्ते में। रोज़ाना खाना अच्छी चीज़ नहीं है और उसके साथ-साथ आपने एक्सरसाइज़ करनी है और अपनी बाकी जो डाइट है वो अपने बैलेंस में रखनी है। फ्रूट लेनी है, सब्ज़ी लेनी है और पानी पीना है और जंक और बेकरी आइटम्स आपने कम करनी है। फिर नो प्रॉब्लम। डॉक्टर अदनान, अभी हमारी बात हो रही थी, एक तो डायबिटीज़ से जब बात हो रही होती है, तो मोटापे की भी बात साथ-साथ आती है। तो मोटापे की जब बात होती है, तो फिर एक नई थेरेपी आई है, जो हफ़्ते में 1 दफ़ा लगा के बंदा पतला हो जाता है। तो क्या वाक़ई में ऐसा है, या जादू है, या फिर ये सिर्फ़ बातें हैं? बस नहीं, बातें तो नहीं है लेकिन जादू भी नहीं है। द थिंग इज़ के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये ओबेसिटी के मोटापे का और जो डायबिटीज़ का जिस तरह से पैंडेमिक और जिस तरह से इसकी शरह में इज़ाफ़ा हुआ है, इसके साथ-साथ रिसर्च भी काफ़ी ज़्यादा हुई। नए मॉलिक्यूल्स आए, नए इंजेक्शन आए और उनके पीछे एक बहुत बड़ा एक डाटा था, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट में ट्रायल्स किए, उसके साथ वो आया। अब ये इंजेक्शन बेसिकली स्टार्ट हुआ एक शुगर की दवाई के उससे ना, एज़ अ डायबिटिक मेडिकेशन, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट्स देखे गए आपके आपकी जो डाइट को सप्रेशन में और आपके जो ओबेसिटी की रिडक्शन में, जो आपके वेट लॉस में, तो वो बड़े प्रॉमिसिंग थे। तो इसके लिए फिर इसको फिर फर्दर जब स्टडी किया तो उसके लिए फिर इसकी रिकमेंडेशन आई वेट लॉस के लिए भी। बट ये कोई मैजिक या शॉर्टकट नहीं है। जिस तरह बाकी डॉक्टर साहिबान ने बात की कि द लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन ये सबसे बेसिक वो है। अगर कोई आपके पास मेरे पास आते हैं बेतहाशा पेशेंट, और अब तो जो रिसेंट उसमें आया है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को लोग नाम लेकर फ़रमाइश कर रहे होते हैं। ये बहुत कम ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनका पेशेंट्स को खुद पता होता है फ्रॉम डे वन। तो वो आ जाते हैं कि जी हमें ये चाहिए। अब उसकी जो मेडिकल साइंस उससे जो रिकमेंडेशंस है, जो गाइडलाइंस कहती हैं, वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। उसकी सर्टेन इंडिकेशंस होती हैं। हर मरीज़ इसका कैंडिडेट नहीं होता। और उसमें और जो भी हमारा जो मेडिकल उसमें जो गाइडलाइंस है, वो ये कहते हैं भई लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करो, अपनी खुराक पे करो, अपने लाइफ़स्टाइल अपनी डेली एक्टिविटी पे करो कि आप खा क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। आप खाली एक इंजेक्शन, अगर ये इंजेक्शन ही होता तो अब इट कम्स विद अ कॉस्ट। तो दुनिया में कोई भी अमीर आदमी को उसका कभी मोटा ना होता ना, इस तरह से इंजेक्शन लगाया और ऑल इज़ वेल, ऐसा होता नहीं है। तो ये इंजेक्शन रिकमेंडेड हैं, अवेलेबल भी हैं, और अब तो सर्टेन जो हमारी जो कंपनी आई है, जिससे बड़ा एक ब्लेसिंग है, मैं तो अपनी आवाम के लिए समझता हूँ कि उस तरह से उसकी जो प्राइस है बड़ी कॉम्पिटिटिव है। तो एक ऑप्शन है जो कि आपके शुगर के इलाज के साथ-साथ मोटापे को भी कंट्रोल करती है। और मोटापा और शुगर, मैं हमेशा कहता हूँ शुगर इट नेवर कम्स अलोन, इट कम्स इन अ पैकेज। ठीक है, जो ओबेसिटी है उसके इर्द-गिर्द आपको शुगर्स है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, डिसलिपिडीमिया, इसके मसाइल चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये आस-पास है कि ये डायबिटीज़ वज़न के इर्द-गिर्द घूम रहा होता है, और ख़वातीन में पीसीओएस के मसाइल। वो इसी वजह से कि हमारी खुराक में इतना ज़्यादा आपका कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा हो गया कि मोटापा हो गया, उसके साथ शुगर का मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। और ख़वातीन में अब तो यंग पेशेंट्स आ रहे हैं डायबिटीज़ के साथ, 20s में आपके साथ आ रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात करूँ। टाइप 1 तो पहले समझा जाता कि बच्चों की यंग एज में टाइप 1 है, 30s 40s के बाद टाइप। अब ऐसा नहीं है, ऑल टुगेदर जो पैराडाइम ऐसा शिफ्ट हुआ है हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से। तो उस केस में जब हम बात करें कि हमने अपने अगर हम मोटापे को कम कर पाएँगे, तो ना सिर्फ़ हम तो जो प्री डायबिटीज़ जो इनिशियल शुगर है उसको आगे बढ़ सकते हैं। जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर उनकी इनिशियल डायबिटीज़ है, उनका वेट लॉस अगर हम अचीव कर पाएँ, तो उनकी हम शुगर को रिमिशन में भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक टूल है। और मेरा यही एडवाइस है जो भी हमारे सामईन हैं, कि डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक इसको यूज़ किया जाए, क्योंकि जो भी है इस मेडिकेशंस के भी कुछ आपने एहतियाती एक तदाबीर होती हैं, कुछ आपने प्रिकॉशन है, यू हैव टू टेक देम। ठीक है? हर पेशेंट इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर दिस
जिस ग्रुप को हम कहते हैं GLP-1 एनालॉग्स, इनको हम कहलाते हैं। वो डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक लें, बट अगेन एंड अगेन लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करें, अपनी खुराक में मियाना रवि, एतदाल पसंदी अपनाएँ और डेली एक्टिविटी 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, डेली कुछ कर लें, ठीक है? साइक्लिंग, रनिंग, वो तो ये सारी चीज़ें आपके वज़न को कंट्रोल करेंगी, उसके साथ-साथ शुगर के मर्ज़ में भी आपको हेल्प आउट करेंगी। डॉक्टर साहब जैसे कि हमारे डिस्लिपिडीमिया की शरह बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में और बकरा ईद के त्यौहार में सबसे पहले जो चीज़ पकती है वो है कलेजी। तो ऑर्गन मीट एक डिस्लिपिडीमिया पेशेंट को क्या लेना चाहिए और लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, उसकी क्या मकदार रखनी चाहिए और डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट को किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए ड्यूरिंग बकरा ईद में जो ओवर कंजप्शन हो रही थी मीट उसमें? देखिए, ओवर कंजम्पशन, अगर आप बकरा ईद में 3 दिन आप खाएँगे मोटा गोश्त, ऑर्गन मीट खाएँगे, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल पे बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगा। जैसे पहले ब्रिंग अप किया है डॉक्टर साहिबान ने कि आपका ओवरऑल लाइफ़स्टाइल, कि आप डे टू डे क्या करते हैं। नाउ हमारे पास कार्डियोलॉजी में गाइडलाइंस हैं कि आपने लाइफ़स्टाइल में क्या करना है। लाइफ़स्टाइल में आपने कम से कम 150 मिनट तेज़ चलना है हफ़्ते में। चाहे आप रोज़ाना 22 मिनट चलें या 1 दिन हफ़्ते में आप चलें 150 मिनट, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपने जिम टाइप एक्सरसाइज़ करनी है 3 बार हफ़्ते में, 2 या 3 बार पूरी बॉडी की एक्सरसाइज़ करनी है। ऐसे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और अगर दवाई आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, वैसे तो हम पहले 3 महीने कहते हैं कि आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। आप डेली वॉक करें, आप जिम जाएँ 2 या 3 बार हफ़्ते में। 3 महीनों के बाद हम फिर चेक करते हैं पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल। और फिर अगर वो कंट्रोल नहीं है, कइयों को हम कहते हैं कि चलो 3 महीने और हम देखते हैं। कइयों को हम जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हम उनको कहते हैं कि नहीं, अभी टाइम आ गई है मेडिकेशन। तो मेडिकेशन हम शुरू करते हैं। अभी माशाल्लाह बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हम टारगेट्स रखते हैं कोलेस्ट्रॉल की कि जो बुरी कोलेस्ट्रॉल है, उसको कहते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के हमारे बड़े अच्छे टारगेट्स हैं और उन टारगेट्स को हम अचीव करते हैं। और अगर वो पहली दवाई कामयाब नहीं होती, हम डोज़ बढ़ाते हैं। अगर वो डोज़ कामयाब नहीं होती, तो फिर हम और दवाइयाँ ऐड कर लेते हैं। वो कॉम्बिनेशन कामयाब नहीं होती, तो हमारे पास और भी हैं, ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो मेरे ख़्याल में गोश्त की पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं देखना चाहिए। गोश्त बकरा ईद एक एक पॉइंट है। गोश्त में फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। फैट्स भी हैं, मगर प्रोटीन्स भी हैं। आई थिंक हमें देखना चाहिए ओवरऑल लाइफ़स्टाइल और ओवरऑल डाइट। डॉक्टर साहब अब हज का फरीज़ा कुछ दिनों में मुसलमान अदा कर रहे होंगे। तो एस्थिमा के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको किन एहतियाती तदाबीर की अपनाने की ज़रूरत है, बिलख़ुसूस हज की अदायगी के वक़्त? देखिए अभी जब हज का सीज़न स्टार्ट होगा ना, तो इसमें ओवर क्राउडिंग ज़्यादा होती है। लोग करीब-करीब आते हैं, रश ज़्यादा होता है, तो आपकी जो वायरल इन्फेक्शन जो एक दूसरे से स्प्रेड होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आपकी इन्फेक्शंस कोई भी हों जो स्पेशली वायरल हैं, वो जब स्प्रेड होती हैं, तो वो आपको जो अस्थमा है या सीओपीडी है, इवन साँस की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हम जिनको कहते हैं, उनका ख़राब होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें एक तो हम सब पे जो भी हज और इस तरह के आपकी इबादत के लिए और भी जाते हैं लोग, तो उन सबको हम ये मशवरा ज़रूर देते हैं कि एक तो अपनी वैक्सीनेशन का ख़्याल, स्पेशली इन्फ्लुएंज़ा की, मेनिंगोकोकल और दूसरी वैक्सीनेशन पूरी रखें। अपनी न्यूट्रिशन का ख़्याल रखें, हाइड्रेशन का ख़्याल रखें। जहाँ भी क्राउडेड एरिया में आप जाएँ, वहाँ पे जाके आप कोशिश करें कि हैंड वाशिंग को लाज़मी अपनाएँ, मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करें और दमे की जितनी भी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं, तो जो एक्ज़र्सर्बेशन के लिए यूज़ होती हैं, वो भी साथ लेके जाएँ। ताकि अगर आपको वहाँ पे कोई इस तरह का मसला दरपेश आता है, तो आप अपनी एक्ज़र्सर्बेशन को भी ट्रीट कर सकें। बाकी द मेडिसिन को बिल्कुल रेगुलर लें, जिस तरह से लें और इन दिनों में स्पेशली रेगुलर इसलिए भी करें क्योंकि आपके चांसेस होते हैं कि आपका दमा का कंट्रोल नहीं रहेगा। और अभी तो जो इस दफ़ा हज है वो गर्मियों में है, तो गर्मियों के अपने साइड इफ़ेक्ट आते हैं, उनके असरात आते हैं, उनकी वजह से दमा ख़राब होने का, सीओपीडी ख़राब होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। डॉक्टर साहब बकरा ईद पे एक मजमुआ हमारे यहाँ ईद की नमाज़ का भी होता है, जिसके बाद हम मुसलमान गले भी लग रहे होते हैं ईद की नमाज़ के बाद। इसके साथ-साथ शहरों की जो हाइजीन है, वो बहुत कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो ऐसे में आप अपने पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं एहतियाती तदाबीर?
बिल्कुल हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो कि हमें बताते हैं कि जी हम होम्योपैथी की मेडिकेशन ले रहे हैं या हम हकीमी मेडिकेशन ले रहे हैं। लेकिन होता ये है कि कुछ अरसा शायद उनकी शुगर्स थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहती हैं और उसके बाद उनको कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं जिसमें उनकी शुगर लेवल में फ्लक्चुएशंस आती हैं। बहुत से लोग जड़ी-बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं जो कि वक़्ती तौर पे शुगर्स कंट्रोल करती हैं और मेजॉरिटी टाइम्स यही होता है कि खाने के बाद की शुगर बढ़ जाती है और वो फिर प्रॉब्लम करती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कि आपकी शुगर जल्दी ठीक हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ये सिर्फ़ आप लोगों को ट्रैप करने के लिए इस तरह की बातें हैं। दुनिया भर में प्रूवन जो है कि अगर आपकी डायबिटिस आपके वेट की वजह से है, तो फिर आप अपना वेट रिडक्शन जो है कम से कम 7 टू 10% प्रेज़ेंट वेट से वापस लेके जाते हैं, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी डायबिटीज़ जो है वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, ड्रग इंड्यूस्ड है या कोई जेनेटिक एलिमेंट है या फिर ये कि आपकी जो है बहुत तेज़ी से आपकी डायबिटीज़ जो है वो टाइप 2 से टाइप 1 में या टाइप 1.5 में चेंज हो रही है, तो इन सूरतों में आपको रिवर्सल नहीं मिलेगा। तो ये क्लेम करना और फिर उसके बाद रिज़ल्ट ये होता है कि फिर जब आपकी शुगर्स अनकंट्रोल होती हैं या कोई प्रॉब्लम कोई ज़ख्म बन जाता है, हील नहीं करता, यूरिन की इन्फेक्शन हो जाती है या फिर पाँव जलने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जी अब ये मसला हो रहा है, तो इसका क्या करें? तो जब हम आपको अपनी मेडिकेशन के बारे में बता देते हैं, तो हमें हमारी मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी पता है। हमें पता है कि कब वो असर बंद करेंगी, कब हमने उनको बढ़ाना है, कब बंद करना है। तो हम उस चीज़ के बारे में और हमारी दवाइयों पे रिसर्चेज़ हुई हुई हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनको देखा गया होता है, फिर उन दवाइयों को आगे लाया जाता है। हकीमी मेडिकेशंस हैं या ये जो आपकी हर्ब्स हैं, इनके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते कि इनके एंड रिज़ल्ट्स क्या होंगे। तो बेहतर है कि इन चीज़ों की तरफ जाने की बजाय आप ऑथेंटिक चीज़ों के पीछे जाएँ, जो आपकी मेडिकेशन है कि जिसके बारे में हम जानते हैं, हम एक्सपर्ट्स हैं और हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी दवाइयों को आगे लेके चल सकते हैं। चल, अच्छा बैग हो गई। डॉक्टर साहब फेफड़ों का मरीज़ कौन-सा गोश्त खा सकता है, कौन-सा नहीं खा सकता है या सारे खा सकता देखिए, फेफड़ों में कोई ऐसी बीमारी सिवाय एक स्लीप एपनिया है जो भी ओबेसिटी रिलेटेड ही होता है या ओबेसिटी हम ओएसए भी कहते हैं, ओएचएस भी कहते हैं, ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। तो उन पेशेंट्स में हम मोटापा कम करने और चर्बी वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जो आपका वेट बढ़ाती हैं, उनको मना करती हैं। बाकी जितने भी हमारी फॉर्च्यूनेटली सीओपीडी है, अस्थमा है, उनमें हम प्रोटीन डाइट ज़्यादा कहते हैं। अनलेस कि आपकी कुछ और कंट्राइंडिकेशंस हो, आपकी किडनी की डिज़ीज़ है जिसमें आप प्रोटीन ज़्यादा नहीं, एक हद से ज़्यादा ले सकते। तो उनके अलावा अगर हम लंग्स की डिजीज़ेज़ सीओपीडी, अस्थमा वगैरह के ऊपर बात करें तो उसमें तो गोश्त बिल्कुल मना नहीं है। लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा भी ना खाएँ कि आपके स्टमक के इश्यूज़ स्टार्ट हो जाएँ, आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा हो, फिर वो आपका दमा ख़राब कर सकता है। GERD होता है आपको जिसमें आपका हार्ट बर्निंग भी आप कहते हैं वो हो सकती है। तो वैसे आप एक मियाना रवि के साथ जितना मर्ज़ी गोश्त ले सकते हैं, छोटा लें, बड़ा लें, जो मर्ज़ी खाएँ, कोई मना नहीं है उसमें। है? मतलब हज के इंसुलिन एडजस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? किस हिसाब से करें? वेल हाज हो या कोई सा भी हो, जिस यूजुअली हम उसको अकॉर्डिंग टू योर ब्लड शुगर्स कि जो हाजी जो अपने साथ है वो एक तो जो मैंडेटरी है कि प्रॉपर अपनी इंसुलिन की एडिक्वेट डोजेज लेकर जाए। फिर डिपेंड करता है हम कितने यूनिट्स पर डे हैं उसके हिसाब से 1 पेन 2 पेन या जो आप वाइल्स है उसके अकॉर्डिंगली वो लेके जाए, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा ही लेके जाए। जो यूजुअली हम जो हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर ब्लड शुगर्स करते हैं। एक टारगेट्स हम उनके लिए आइडेंटिफाई करते थे और वो टारगेट्स थोड़े से वेरी करते हैं एज ग्रुप के हिसाब से, पेशेंट की ओवरऑल वेल-बीइंग के हिसाब से, उसकी कोमॉर्बिड के हिसाब से। लेट्स से 65-70 इयर्स ओल्ड कोई पेशेंट है और उनको कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और उनकी जो ओवरऑल उनमें हिस्ट्री रही है, हाइपोज़ की भी रही है कि शुगर बाज़ दफ़ा लो हो जाती है, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशन हो, खासकर किडनी इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसमें यूजुअली दे आर एट हायर रिस्क फॉर द हाइपोग्लाइसेमिया। तो उस पेशेंट में हमारे टारगेट पुट द लैक्स, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम कहते हैं कि आप अपनी सीवी को अगर आपने बढ़ाना या कम करना है, इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल 2 टू 4 यूनिट में आप अपना रद्द-बदल कर सकते हैं। वो और हमेशा अगर वो एक्टिविटी उनकी ज़्यादा है, जिससे वो बैलेंस आउट कर रहे हैं अपनी जो हाई ब्लड शुगर्स को, तो उसमें अगेन आप थोड़ा-सा उनको मार्जिन दे सकते हैं। लेट्स से अगर उनके इस तरह के, जिस तरह मैंने पेशेंट का बताया कि कोमॉर्बिड्स के साथ है, ओल्ड एज पेशेंट है उसमें, तो उसमें अगर रैंडम उनकी 200, 220 इतने तक भी चली जाए, इट्स फाइन फॉर देम। फास्टिंग 150 से नीचे रहा, इट्स फाइन फॉर देम। उसी के अकॉर्डिंगली हम टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी जो है इंसुलिन को एडजस्ट करते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है पेशेंट वंस डेली इंसुलिन पर है, जो कि अमूमन बैकग्राउंड इंसुलिन कहलाती है, या मिक्स इंसुलिन पर हैं जो अमूमन सुबह शाम खाने से पहले लगाते हैं, या टाइप 1 डायबिटिक्स हैं जो कि बेसल बोलस रिजीम पर हैं कि उन्होंने रात को एक लगानी है और खाने से पहले लगानी है।
तो टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए तो बहुत आसान है, दे नो ओवर पीरियड ऑफ टाइम के अपनी इंसुलिन को आपने किस तरह से 2 या 4 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू योर डाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, करेक्शन डोजेस को किस तरह से करना है। तो टाइप 2 हैं, जिस तरह मैंने बताया कि उनके हम टारगेट्स के अकॉर्डिंगली हम करते हैं कि खाने के 2 घंटे के बाद हम उसको कहते हैं लेट्स से 100 से 200 के दरमियान में आपकी कर लेते हैं हम शुगर। आप और अगर स्ट्रिक्ट टारगेट्स रखते हैं तो वो 80 टू 160 या 180 तक हम उनको रिकमेंड करते हैं। तो अगर वो टारगेट्स एक इंसुलिन के साथ एक टारगेट्स में फॉल करें, कंटिन्यू विद देम। लेकिन अगर उनको एक्टिविटी के दौरान उनको देयर इज़ अ चांस कि उनकी शुगर लो हो सकती है, खासकर वो जो स्पेशल 3-4 जो हज के दिन होते हैं, तो उस दौरान वो अपनी इंसुलिन को 4 या 6 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस लॉग उसको वो कम कर सकते हैं। और इस तरह वो अगर वो ज़्यादा रह रही है तो उसको 2 या 4 यूनिट्स बढ़ा भी सकते हैं। डायबिटिक फुट के मरीजों को अपने पाँव की देखभाल ज़ाहिर करनी होती है, तो क्या प्रिकॉशंस हैं वो वो लें दवाओं के साथ? कॉमन सिनेरियो है कि जब भी हमारे पेशेंट्स उम्रे से या हज से वापस आते हैं, अक्सर औक़ात इनके पाँवों में ज़ख्म बन जाते हैं और इसकी वजह ये कुछ कुछ मरीज़ तो ऐसे हैं कि ऑलरेडी उनका पाँव ख़राब होंदा है, लेकिन वो इस नीयत के साथ चले जाते हैं कि क्योंकि हम हज पे जा रहे हैं तो अल्लाह मियाँ हमारे पाँव की हिफाज़त करेगा और हमें भी नहीं, हमारा ज़ख्म ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपको हज पे जाने से पहले आपके पाँव की असेसमेंट होनी बहुत ज़रूरी है डायबिटिक की मैं मास कह रही। आपका जो जूता है वहाँ पे क्योंकि गर्मियों में गर्म वेदर होता है, आपका जूता मोटे सोल का होना चाहिए। पतला सोल ही होना चाहिए कि नीचे की हीट जो है वो आपके पाँव तो मसल से पहुँचती रहे और वो ठंडे रहो। आपका जूता टाइट नहीं होना चाहिए कि आपको एक प्रेशर बढ़ता रहे और आपका अल्टीमेटली वो ज़ख्म में तब्दील होता है। क्योंकि शुगर के पुराने मरीजों के पाँव अमूमन स्वम होते हैं। उनको नहीं पता चलता कि उनके पाँव गर्म हो रहे हैं, उनको चोट लग रही है या उनके पाँव जो है वो दबाव का शिकार हो रहे हैं। ऐसे मरीजों के लिए ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सोल अच्छा हो, आपका जूता खुला हो, हवादार हो, चमड़े के जूते ना हो, टाइट ना हो, आगे से पॉइंटेड ना हो। इन चीज़ों की एहतियात बहुत रहेगी है। और अगर थोड़ा-सा भी आपके ज़ख्म है, आपके पाँव में, तो पहले उसका इलाज और उसकी असेसमेंट और उसकी केयर आप अपने डॉक्टर से समझ के लाएँ। और वहाँ पे डेली की ड्रेसिंग करवाना और अपने पाँव का डेली मुआयना करना, उसकी सफाई के लिए 2 भी सॉल्यूशन हैं वो आप तो साथ रखे होंगे और फिर इसके मुताबिक चलना। और अगर वहाँ पे आपको थोड़ा-सा भी लगता है कि ये पाँव में ज़ख्म नमूदार हो रहा है, रेडनेस लाल हो रहा है, दबाव हो रहा है, फौरी तौर पे वहाँ पे बहुत सारी ये चूँकि ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है। रिसेंटली सऊदी अरब में जब एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा डेटा भी दिया हमें कि जी हज के दौरान बहुत से मरीज़ों के पाँव खराब होते हैं। तो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपकी ड्रेसिंग करते हैं, उनसे ज़रूर राब्ता करें। ये ना करें कि जी हम वापस जाएँगे फिर एक ही दफ़ा जाके इलाज कराएँगे। ऐसे ना करिएगा क्योंकि वो फिर आपका मन भी हम इस हद तक खराब होगा कि हालात खतरनाक है। वहीं पे आप हेल्प रिक्वायर करें और अपने पैरों का जो है वहीं पे ध्यान रखें। बाकी बहुत ज़्यादा गर्म ज़मीन पे पाँव आपने नहीं रखने हैं। आप इवन सही के दौरान भी अगर आपको लगता है क्योंकि अब तो मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है कि हज में बहुत से लोगों ने अरब पाक के अंदर शूज़ पहने हुए और अमूमन उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारा नया जूता है, हमने घर में बिल्कुल ये पहना, कहीं भी नहीं पहना, हम सिर्फ़ इसको हरम पाक के लिए रखा हुआ है, हम अंदर पहनते हैं। क्योंकि हमारे पाँव जो है वो अक्सर-ओ-दार इससे डैमेज हो जाते हैं या हमें चोट महसूस होती है या दबाव भी होता है। वो ये तरीक़ाकार भी किया जा सकता है। बस तुम जैसा अपने पैरों की हिफ़ाज़त करें, रोज़ाना रात को उनका मुआयना करें, गर्म ज़मीन से, ठोकर से, इन चीज़ों से आराम से बचें। डॉक्टर थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम देने के लिए।